देखना है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। ठीक है, सबसे पहला है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर। अब ये तो हम देख ही चुके हैं कि एल्कली मेटल जो है इनका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने बोल दिया कि दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिविटी की वजह से दे बर्न इन एयर। दे बर्न इन एयर, और एयर में बर्न करेंगे टू फॉर्म ऑक्साइड। टू फॉर्म ऑक्साइड, पहली बात तो ये। तो एयर में आसानी से जल जाते हैं। इसे रोकने के लिए दे आर केप्ट इन केरोसिन। दे आर केप्ट इन केरोसिन। ठीक है, तो एयर से कांटेक्ट बचा देंगे तो ये ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर अपन इसको खुला छोड़ दें, जैसे सोडियम मेटल को हमने खुला छोड़ा, तो स्पॉन्टेनियसली ये बर्न करने लग जाएगा एयर में। अब जब ये एयर से रिएक्ट करेंगे तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है Li2O, जिसे हम बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड। सोडियम जो है ये बर्न करके बनाता है Na2O, मोनोऑक्साइड एंड परऑक्साइड। मेजर कंपोनेंट बोलेंगे अपन इसमें कौन सा है? परऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन एक्सिस में लिमिटेड क्वांटिटी होगी ऑक्सीजन की तो मोनोऑक्साइड बनाएगा, और एक्सिस ऑक्सीजन होगी तो ये परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन में बर्न होके बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2 सुपर ऑक्साइड। तो ये सभी मेटल आसानी से एयर में जल जाते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं, और ऑक्साइड बनाते हैं तो लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, सोडियम बनाता है सुपर परऑक्साइड, और पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। देख लिया कि लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, एंड अदर मेटल्स रिमेनिंग पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। Li2 में तो कौन सा आयन होगा? O-2। Na2O2 में आयन होगा O2-2, जिसको हम बोलते हैं O- यानी परऑक्साइड आयन, और KO2 में होगा O2- आयन, जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। O2- में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑलवेज ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक इसलिए होता है बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलरफुल होता है। तो KO2 इज कलरफुल। अगर हमसे पूछा जाए और इसका कलरफुल होता है ऑरेंज, कलर होता है ऑरेंज, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई KO2 इज कलरफुल, तो रीजन इज बिकॉज इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे किसी भी तरीके से तो एक इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये यहां से क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक और कलरफुल होते हैं। इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो लिथियम प्लस का साइज छोटा है Na+ से, और Na+ का साइज छोटा है K+ से। अब रूल ये होता है कि लार्जर केटायन स्टेबलाइज लार्ज एनायन। तो चूंकि लिथियम प्लस छोटा है तो इसके साथ जुड़ने वाला क्या है? O-2। Na+ थोड़ा बड़ा हो गया तो Na+ से कौन सा आयन जुड़ जाता है? O2-2, जो कि बड़ा है साइज में। और अगर मैं K+ की बात करूं तो K+ और भी बड़ा है, तो ये एक अकेला ही सफिशिएंट है किसको जोड़ने के लिए? O2- आयन को जोड़ने के लिए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि K+ फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, Na+ फॉर्म्स परऑक्साइड, एंड लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड। ठीक, ठीक है। अगर हम रिएक्शन करवाएं Li2O की वाटर के साथ, तो मोनोऑक्साइड गिव्स LiOH और साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस।
लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की रिएक्शन कराएं Na2O2 प्लस वाटर की, तो इट विल गिव NaOH और साथ में देगा ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। सिमिलरली अगर मैं सुपर ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करा दूं तो इट विल गिव KOH प्लस H2O2 प्लस O2। तो पॉइंट ये है कि जब इनकी हम मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो ये सारे क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड। लेकिन डिफरेंस ये है कि मोनोऑक्साइड केवल हाइड्रोजन देगा, पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और सुपर ऑक्साइड इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में दी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ ये आसानी से रिएक्ट करते हैं, और मेटल और वाटर की रिएक्शन जब होगी तो ये यहाँ से रिलीज करेगा, MOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो हम इनको अल्कली मेटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कंपाउंड क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं, यानी अल्कली बना रहे हैं। तो सारे के सारे अल्कली हैं। जैसे मैं बात करूं LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सारे बेस हैं यानी अल्कली। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर होगा यहाँ से नीचे जाने में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक है CSOH। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि सीजियम साइज में बड़ा है तो O और सीजियम के बीच में कम अट्रैक्शन होगा, तो आसानी से सीजियम प्लस अलग हो जाता है। यानी मैं इसको सिंपल ऐसे समझाऊं कि सीजियम प्लस साइज में सबसे बड़ा है तो OH माइनस और सीजियम के बीच में जो अट्रैक्शन है ये सबसे वीक होगा, और सबसे वीक होगा तो आसानी से हम क्या अलग कर सकते हैं? OH माइनस। तो OH माइनस देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? सीजियम OH की। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक हम किसको बोल रहे हैं? यानी मैं कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। ये डाउन द ग्रुप हम बात कर रहे हैं कि ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्राइड्स। ये हम आगे जाके एक्सेप्शन में भी लेंगे कि लिथियम की डिसिमिलरिटी क्या क्या है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लिथियम जो है जब इसे हम एयर में जलाते हैं तो O2 से रिएक्ट करके तो ये बनाता है मोनोऑक्साइड, पर ये अकेला ऐसा मेटल है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? Li3N। Li3N का मतलब Li प्लस और N-3 आयन, जिनमें N-3 आयन होता है, दे आर कॉल्ड एज नाइट्राइड्स। तो Li प्लस N-3 इसलिए जुड़ रहे हैं बिकॉज साइज में छोटा होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनकी लेटिस एनर्जी हाई है। तो लेटिस एनर्जी हाई होने की वजह से इट बिकम्स मोर स्टेबल, जबकि Na प्लस और N-3 नहीं बनेगा क्योंकि उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी। तो हम इसको एक्सेप्शन में काउंट कर सकते हैं कि अमोंग एल्कली मेटल ओनली लिथियम कैन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म्स नाइट्राइड। अगला हम देख रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, एल्कली मेटल जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाते हैं MH प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस जो है MH कंपाउंड बनाएंगे। सिंपल MH को मैं लिख सकता हूं M प्लस H माइनस। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स। इसका मतलब ये क्या चीज दे सकते हैं? ये दे सकते हैं H माइनस, और हाइड्रोजन दे रहे हैं दूसरे को, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है तो वो कौन यूज होंगे? MH यानी हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम इसको इसलिए भी बोलते हैं कि H माइनस आसानी से किससे बदलेगा? हाइड्रोजन में। तो -1 से 0 में जा रहा है तो ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स विच आर आयनिक हाइड्राइड्स। अब अगर मैं बोलूं कि रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो LiH लेस देन NaH लेस देन KH लेस देन RBH लेस देन CSH। अब इसका कारण क्या है कि LiCSH की लेटिस एनर्जी मिनिमम होगी। कैसे? CS साइज में सबसे बड़ा है और H माइनस सभी में है, तो जितने ज़्यादा आयन का साइज बढ़ेगा उनमें अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा, और जितना अट्रैक्शन कम होगा लेटिस एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो लार्जर साइज की वजह से लेटिस एनर्जी सबसे कम इसमें है। इसका मतलब ये बड़ी आसानी से टूट कर क्या दे देगा, H माइनस। H माइनस आसानी से दे रहा है और H माइनस देने की वजह से क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा आसानी से ये H माइनस दे रहा है, तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी CSH होगा। तो डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। हम देख रहे हैं रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक, अब एल्कली मेटल चूंकि हम जानते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो जब एल्कली मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन से, तो दे फॉर्म MX कंपाउंड। MX कंपाउंड्स आर मोस्टली आयनिक, ठीक है, मोस्टली आयनिक। और ये कैसे टूटता है, M प्लस X माइनस। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं NaCl, Na प्लस Cl माइनस। ठीक, अब हैलोजन में जितने भी जो हैलाइड्स बन रहे हैं उनमें मेटल फ्लोराइड, देन मेटल क्लोराइड, देन मेटल ब्रोमाइड, देन मेटल आयोडाइड, ये इसका नेचर है किसका, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि M प्लस और F माइनस में, सिंस F माइनस इज स्मॉलेस्ट अमोंग ऑल, तो स्मॉलेस्ट होने की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि लेटिस एनर्जी इज हाई, लेटिस एनर्जी इज हाई। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अगर इन दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोराइड्स आर मोर देन कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, मोर देन कोरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड्स। ठीक, एक तो भी ये चीज़ें हो गई। LiCl and is LiF and LiCl is not soluble in water, और उसका कारण हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ हाई कोवलेंट करेक्टर, बिकॉज ऑफ हाई कोवलेंट करेक्टर। ठीक, और कोवलेंट करेक्टर हाई होने का कारण केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम कि लिथियम प्लस इज स्मॉल, सो इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर। और जब भी पोलराइजेशन बढ़ता जाता है तो हम ये कहते हैं कि कोवलेंट करेक्टर भी जो है वो बढ़ता जाएगा, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। तो LiCl के बारे में अपन ये बोल सकते हैं। साथ के साथ ये डेली क्विसेंट भी है, यानी LiCl को हम एटमॉस्फेयर में रख दें तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू LiCl.2H2। इसका मतलब ये हुआ कि इसने मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में उसको अपने साथ जोड़ लिया है। ऐसे कंपाउंड जो मॉइस्चर को लेकर यहाँ से हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, इनको बोलते हैं डेली क्विसेंट, डेली क्विसेंट कंपाउंड विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। अब देखिए रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये होता है जो दूसरे को रिड्यूस कर सके, ठीक है ना, यानी इट कैन रिड्यूस अदर, इट कैन रिड्यूस अदर बट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि M आसानी से क्या बना लेता है, M प्लस। अब हम एक्चुअली ये बोल चुके हैं कि मेटेलिक करेक्टर इनमें बहुत हाई होता है,
मेटालिक करेक्टर हाई होगा, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उसकी एक और कारण है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होती है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होता है, और जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऑल एल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। सारे मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और खुद ऑक्सीडेशन होंगे, खुद का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को रिड्यूस कर पाएंगे। वैसे इनफैक्ट सारे मेटल जो हैं वो अच्छे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, पर उनमें सबसे अच्छे एल्कली मेटल को माना जाता है। अब ऐसा होता है कि डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो आई का वैल्यू कम होता जाता है। इस हिसाब से सीजियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि एक्सेप्शन इज दैट कि लिथियम इज strongest reducing agent among alkali metal। ये एक्सेप्शन हुआ कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम होना चाहिए था। ये उल्टा सबसे वीक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये साइज में सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर इसकी सबसे कम है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखें तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, उस हिसाब से उल्टा रिजल्ट आना चाहिए। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए हम रीजन क्या देख रहे हैं कि व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके दो कारण हैं। पहला रीजन तो हम ये बोलते हैं कि लिथियम जो सॉलिड है ये जब Li+ बना और एक्वस फॉर्म में बना और इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इस वक्त जो है इसका एक वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। या मैं इसको बोलूं उल्टा बोलता हूं कि SRP इज मिनिमम। अब ये वाली चीज जो है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो मैं इसको यहां नहीं एक्सप्लेन करूंगा। SOP इज मैक्सिमम, तो मैं इसको ऐसे रिलेट कर रहा हूं कि अगर SOP बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड SOP बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर SOP बढ़ गया इसका मतलब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन तो किससे आया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये बोलता है कि इसका SOP मैक्सिमम है, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। जिसका SOP ज़्यादा होता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है, इजीली ऑक्सीडाइज होगा मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि दूसरे को आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन हम कहाँ से देखते हैं कि लिथियम सॉलिड से मुझे बनाना है लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको स्टेप वाइज तोड़ के लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिथियम सॉलिड को पिघलाने के बाद सीधा मैंने चेंज कर लिया गैस में। इस एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी। जब हम किसी चीज को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर लेते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी। ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसलिए साइन इसका होगा पॉजिटिव। अब लिथियम को गैस से मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, लिथियम गैस। गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका साइन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड एनर्जी है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी पिघलाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मैं इसको वाटर में डाल दूं तो वाटर सॉल्वेंट में डालने पर ईच लिथियम प्लस आयन विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन।
तो अब लिथियम किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। अगर लिथियम प्लस हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया है तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एच, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लिथियम प्लस सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट अमोंग एल्कली मेटल, तो इसका हाइड्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर हाइड्रेशन मैक्सिमम होगा तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो कि रिलीज एनर्जी, उसका साइन है नेगेटिव, ये मैक्सिमम रिलीज होगी। तो अगर मैं यहां से यहां तक के प्रोसेस की बात करूं तो लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में बदलने के लिए, लिथियम प्लस एक्वस में बदलने के लिए 3 स्टेप आए। पहले सॉलिड को गैस में चेंज किया, फिर गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और फिर इस गैसियस एटम को पानी में डालकर हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसका सॉलिड को गैस में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी पॉजिटिव। और हाइड्रेशन होगा जब वाटर सराउंड करेगा तो ये रिलीज एनर्जी होगी, जो कि हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी, नेगेटिव। ये मैक्सिमम है लिथियम की। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि व्हाई दिस प्रोसेस इज इजीएस्ट अमंग ऑल, तो उसका रीजन मैं बोलूँगा कि लिथियम हैज मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो प्रोसेस इजी हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँगा इजी ऑक्सीडेशन, और इजी ऑक्सीडेशन होने की वजह से दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोंग ऑल एल्कली मेटल। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि 2 कारण इसके दिए हमने। एक तो लिथियम से लिथियम प्लस के दौरान एसओपी मैक्सिमम है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। और दूसरा कारण हमने दिया है कि जब लिथियम सॉलिड को लिथियम प्लस एक्वस में बदल रहा हूँ तो एक स्टेप आ रही बीच में, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है लिथियम का स्मॉलेस्ट होने की वजह से, एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ये प्रोसेस आसानी से हो जाएगा। जो प्रोसेस उतनी आसानी से होता है जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी है, इसलिए इजी ऑक्सीडेशन, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कारण है इसका। ए पॉइंट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। अब ऐसा होता है कि जो मेटल होता है, एल्कली मेटल, अगर मैं इनको अमोनिया में घोल दूं, अमोनिया इज वर्किंग एज ए सॉल्वेंट, तो होता यह है कि ये सबसे पहले तो जो है मैं बोलूं कि मेटल की खासियत क्या है कि मेटल जो है M+ आयन और इलेक्ट्रॉन देता है। तो अमोनिया क्या करेगा, इन दोनों को सराउंड कर लेगा। ठीक है, सराउंड करना यानी कि सोल्वेशन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे बोलूं कि M+ के आसपास जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए ऐसे, ये अमोनिया, ये अमोनिया। इसी तरीके से मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के आसपास भी अमोनिया मॉलिक्यूल आ गए इस तरीके से, अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोल्वेशन। और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। इसको कैसे दिखाया जाता है, M के साथ X अमोनिया मॉलिक्यूल, M के साथ X अमोनिया। अब X नंबर हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है इसके आसपास कितने अमोनिया आगे ठहरे। तो M के साथ X अमोनिया और चार्ज इस पूरे पे +1। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के आसपास मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिए Y, और इस पूरे पे चार्ज -1। तो ऐसा होता है कि ये आसानी से अमोनिया में घुल जाते हैं और इस फॉर्म में आ जाते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसको अमोनिया ने घेरा हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन।
सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन मतलब आसपास अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंड किए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इस सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्या होता है, सबसे पहला ये कलरफुल होता है। कलर इसका कौन सा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है ये तब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3 मोलर हो। अगर 3 मोलर से कम कॉन्सेंट्रेशन है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। दूसरी बात, कलरफुल होता है, अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक एंड कलरफुल, कलर इज ब्लू। तीसरा पॉइंट ऐसा होता है कि इसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसकी कंडक्टिविटी जो है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत हाई होती है। अगर मैं कंपेयर करूं तो एग्जांपल, इट शोज 10 times more conductivity, 10 times more conductivity than NaCl solution। अब एक्चुअली NaCl का जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट इज वेरी मच कंडक्टिंग, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि NaCl से भी 10 times मोर कंडक्टिव है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पास होती है क्योंकि इसमें ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं प्लेट लगाऊंगा तो ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ तेजी से भागेगा। जब कोई आयन तेजी से भागता है तो हम ये बोलेंगे कि ये कंडक्टिविटी ज़्यादा शो कर रहा है। तो अमोनिया में घुल जाते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ये कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी को वापस एमिट करेगा तो कलरफुल दिखाई देगा। ब्लू कलर का है लेस देन 3 मोलर पे, पैरामैग्नेटिक है अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से, और हाई कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इट शोज 10 times मोर कंडक्टिविटी देन NaCl सॉल्यूशन। अगर मान लो मैं बात करूं LiCl, फिर NaCl, उसके बाद यहाँ KCl, RbCl, और उसके बाद जो है यहाँ पे CaCl। तो NaCl एक एक्सेप्शन है, किसमें? मेल्टिंग पॉइंट में। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर इन सभी में देखा जाए तो NaCl हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, जबकि होना कौन सा चाहिए था, LiCl को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं हम यहाँ पे, बाकी सब इससे नीचे। NaCl यहाँ पे, KCl यहाँ पे, RbCl यहाँ पे। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी मैंने बताया था कि लेटिस एनर्जी ज़्यादा होने से होता है, उस हिसाब से LiCl का मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन मैक्सिमम होता है NaCl का। और उसका रीज़न हम देते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। सॉलिड स्टेट में आती है चीज़ कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने की वजह से NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। चलिए हम यहाँ आते हैं वापस टॉपिक पे। ऐसा होता है कि सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। इट स्लोली फेड्स, अगर ये सॉल्यूशन रख दूं मैं बहुत लंबे समय तक तो दिस सॉल्यूशन स्लोली फेड्स टू गिव एमाइड। अगर हम इसको वैसे ही छोड़ दें तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन जो है यहाँ पे M NH3X और यहाँ +1, ये धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन लेकर एमाइड्स बनाने लग जाएगा MnH2, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं अपन कि अमोनिया का सॉल्यूशन किस कलर का था, ब्लू कलर का, ठीक है। अगर मैं इस सॉल्यूशन को रख दूं, खुला छोड़ दूं, तो थोड़ी देर बाद ये किसमें बदलने लग जाता है, एमाइड्स में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। अगर हम ये बोलें कि इफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 3 मोलर, तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होने लग जाता है। इसका कलर ब्लू से कॉपर ब्रोंज में चेंज होने लग जाता है, कॉपर या कॉपर जैसा या ब्रोंज जैसा, इसलिए कॉपर ब्रोंज लिख रहा हूं, यानी स्लाइटली रेडिश हो जाएगा। जैसे कॉपर मेटल कौन सा होता है, रेडिश कलर, तो ब्लू से किस में चेंज होता है, कॉपर ब्रोंज में।
दूसरी बात, इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होने लग जाएंगे, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन था तो ये पैरामैग्नेटिक था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देने पर इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। और कंडक्टिविटी इसकी जो है, कंडक्टिविटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेटल, ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेटल। एग्जाम्पल, मरकरी जितनी कंडक्टिविटी इन मेटल्स की, इन सॉल्यूशंस की होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस ब्लॉक का, कि लिक्विड अमोनिया में घुल जाते हैं आसानी से। जहां पर इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इट बिकम्स सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इट शोज ब्लू कलर एंड सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक, हाई कंडक्टिविटी। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा दूं तो कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कॉपर ब्रॉन्ज एंड इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। और अगर इस सॉल्यूशन को हम रखें काफी देर तक, तो इट स्लोली फेड्स टू गिव एमाइड एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन विद कार्बन। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली लिथियम मेटल रिएक्ट्स विद कार्बन, अदर डू नॉट रिएक्ट। ठीक, यानी कि अगर मैं सोडियम के साथ लिथियम की रिएक्शन कराऊं कार्बन के साथ, तो इट फॉर्म्स Li2C2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बाइड। और ये किस तरह का कार्बाइड है? आयनिक कार्बाइड। जब कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं हम, कार्बन साथ में जुड़ा हो तो कार्बाइड। ठीक, इसमें एक आयन होता है, ये कैसे टूटेगा? 2Li प्लस C2-2। अब अगर मैं इस कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दूं वाटर के साथ, H+OH- लिख रहा हूं मैं, तो ये बना देता है LiOH प्लस H2C2। H2C2 होता है HC≡CH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है, चूंकि ये एसिटिलीन देते हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे एसिटिलाइट। एसिटिलाइट। लिथियम कार्बन से रिएक्ट करके आयनिक कार्बाइड बनाता है, जो कि एसिटिलाइट होता है, क्योंकि अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करा दूं तो इसमें आयन पड़ा होता है C2-2, इस पे H+ आके अटैक करेगा और दो H जुड़ जाएंगे तो H2C2 यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन देने वाले को बोलते हैं एसिटिलाइट। हमें बोलना है कि ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद कार्बन। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन करा दूं कार्बन के साथ तो इट शोज नो रिएक्शन। तो ये डिफरेंस हो गया लिथियम का सोडियम के साथ। ठीक, लेकिन अगर मैं लिथियम की रिएक्शन एसिटिलीन से करा दूं C2H, तो इसकी कोई रिएक्शन इसके साथ नहीं होती लिथियम की। लेकिन सोडियम की रिएक्शन जो है वो हो जाती है C2H2 के साथ एंड इट फॉर्म्स सिमिलर आयनिक कार्बाइड Na2C2। और Na2C2 में जो आयंस पड़े हैं वो कौन से पड़े हैं? Na+ और C2-2 आयन। तो अगर मैं इसका भी हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो इट कैन गिव NaOH प्लस साथ में देगा H2C2, जिसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। और एसिटिलीन देने वाले को क्या बोल देंगे? एसिटिलाइट। एसिटिलाइट। तो इसका समरी ये है कि केवल लिथियम ही ऐसा है विच कैन डायरेक्टली कंबाइन विद कार्बन टू फॉर्म आयनिक कार्बाइड, जिसको बोलेंगे एसिटिलाइट, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट कैन फॉर्म एसिटिलीन। सोडियम डायरेक्टली डज नॉट रिएक्ट विद द कार्बन, but sodium can react with acetylene while lithium does not react. Sodium can react with acetylene to form carbide, similar carbide, which form acetylene again after reaction with water. तो ये हम एक्सेप्शन में लिखेंगे बाद में। इसके बाद हम देख रहे हैं anomalous behavior of यानी कि डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लिथियम। अब ऐसा होता है कि जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Cg, इसमें सबसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है लिथियम। इसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं
कि वाई इट शोज डिफरेंट बिहेवियर, तो उसका रीजन है कि लिथियम इज स्मॉलेस्ट इन साइज, और साइज बदल जाने की वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है बाकी सबसे। कैसे चेंज हो जाता है? सबसे पहला डिफरेंस है कि लिथियम इज हार्डर देन अदर, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। उसका रीजन क्या था कि हायर कोहेसिव फोर्सेस, यानी ऐसा होगा कि लिथियम के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ मजबूती से बंधे होंगे क्योंकि स्मॉल साइज है। तो जितना ज़्यादा एटम का साइज स्मॉल होगा उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस वजह से लिथियम इज हार्डर। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन अदर, नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और उसका रीजन भी यही अपन ने देखा था कि हायर कोहेसिव फोर्सेस। एक तो ये। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ओनली लिथियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बाकी रिएक्ट नहीं करते। यानी कि मैं लिथियम की रिएक्शन करा दूं नाइट्रोजन से तो ये बना लेता है Li3n, जिसको हम क्या नाम देते हैं? नाइट्राइड। नाइट्राइड की खासियत क्या होती है? नाइट्राइड कैसे होता है आयंस की फॉर्म में? ये होता है Li प्लस और n-3 की फॉर्म में, 3Li प्लस n-3। अगर मैं नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर से करा दूं तो वाटर को मैं कैसे लिख सकता हूं? H प्लस OH माइनस। अब आप यहां से सोच सकते हो H प्लस यहां अटैक करेगा, OH माइनस यहां अटैक करेगा। Li प्लस और OH माइनस क्या बना देंगे? LiOH, और 3H प्लस इस पर अटैक करके क्या बना देंगे? अमोनिया। तो नाइट्राइड विल रिलीज अमोनिया आफ्टर रिएक्शन विद वाटर। ठीक, तो केवल लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन हो सकता है। उसका कारण हमने देख लिया था कि लिथियम प्लस और n-3 में इसका साइज सबसे छोटा होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनकी लेटिस एनर्जी मैक्सिमम होती, ये इसका रीजन था। ठीक, वो है कि ओनली लिथियम कैन रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बाइड। कार्बाइड कौन सा? Li2C। ये भी थोड़ी देर पहले देखा है हमने। पांचवा एक डिसिमिलरिटी है कि लिथियम कैन नॉट रिएक्ट, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, रिएक्ट विद एसिटिलीन यानी कि C2H2 टू फॉर्म एसिटिलाइट्स। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं MCl की तो उसमें ओनली LiCl ही ऐसा है जो कि डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट का मतलब ये है कि जब इसको खुले एटमॉस्फेयर में रखा जाता है तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके किस फॉर्म में आ जाता है? LiCl.2H2। और ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज साइज ऑफ लिथियम इज स्मॉल, तो ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ के रख सकता है, इसलिए ये आसानी से डेलिक्विसेंट फॉर्म में आ जाता है। एक तो ये कारण है। अगला कारण ये है कि लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट सॉलिड। अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम बाइकार्बोनेट की तो इट इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, while others are solid। तो एक कारण हमारे पास आ गया ये वाला। एक डिफरेंस है कि लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सॉलिड, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट while other are solid। ठीक, इसके अलावा अगर हम कार्बोनेट्स के बारे में बात करें
तो इनके M2CO3 जो कार्बोनेट होते हैं दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, स्टेबल टुवर्ड्स हीट। इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं ले लूँ Na2CO3 और मैं उसे गर्म करने लगूँ तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट। और इसको अपन कहाँ से देखते हैं, इसको हम फजान रूल से एक्सप्लेन करते हैं कि आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है और आयनिक करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो हमने एक स्टेटमेंट बोला है कि कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। इसका एक्सेप्शन कौन सा है, इसका एक्सेप्शन है लिथियम का कार्बोनेट Li2CO3। अगर लिथियम के कार्बोनेट को गर्म कर दें हम तो ये क्या देने लग जाता है, लिथियम मोनोऑक्साइड और साथ में CO2, तो इट कैन गिव मोनोऑक्साइड एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड। तो ये एक डिफरेंस हो गया इसका बाकी कार्बोनेट्स के साथ कि लिथियम का कार्बोनेट, और उसका कारण हम ये बोलते हैं कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर हाई है, कोवेलेंट करेक्टर हाई। उससे क्या फर्क पड़ा, अगर कोवेलेंट करेक्टर हाई होता है तो जल्दी टूट जाएगा, अगर आयनिक करेक्टर हाई होता है तो आसानी से नहीं टूटेगा। आयनिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, आप एनर्जी दोगे तो टूटेगा ही नहीं आयनिक बॉन्ड बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर। लेकिन इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इट कैन इजीली ब्रेक इनटू मोनोऑक्साइड एंड इट कैन रिलीज CO2 गैस। एक ये इसमें डिसिमिलरिटी। इसके बाद हम एक और डिसिमिलरिटी देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट्स की, MnO3। अगर इनको गर्म करते हैं तो ये देते हैं MnO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब मोल के हिसाब से बोल रहा हूँ, यानी नाइट्रेट जो बोलते हैं हम इनको, नाइट्रेट कैन गिव नाइट्राइट। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं सोडियम नाइट्रेट को गर्म कर दूं NaNO3 को, तो गर्म करने पे देने लग जाता है NaNO2 प्लस हाफ O2। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन इसका कौन सा है, इसका एक्सेप्शन है लिथियम। लिथियम के नाइट्रेट को अगर हम गर्म करने लग जाए तो ये क्या देगा, मोनोऑक्साइड Li2 प्लस NO2 गैस जो कि ब्राउन होती है और साथ में क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस। तो ये डिफरेंस है। तो एक बार डिफरेंस और हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है, एक तो ये लिथियम सबसे साइज में छोटा होने की वजह से ये जो कंपाउंड बनाएगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि LiCl इज सोल्यूबल इन इथेनॉल, जबकि तो एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। तो मोस्टली ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका, बॉइलिंग पॉइंट हायर है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है ना। उसके अलावा डिफरेंस हम क्या क्या दे रहे हैं कि केवल नाइट्रोजन से रिएक्ट करने वाला है लिथियम, सोडियम रिएक्ट नहीं करता है। केवल लिथियम कार्बन से सीधा रिएक्ट करता है कार्बाइड बनाने के लिए। लिथियम एसिटिलीन से रिएक्ट नहीं करता है एसिटिलाइट बनाने के लिए। लिथियम का क्लोराइड डेलिक्विसेंट होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ में रखता है मॉइस्चर से लेकर, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से लेकर। लिथियम का बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है जबकि बाकी सॉलिड होते हैं। लिथियम का कार्बोनेट टूट जाता है गर्म करने पे जबकि बाकी नहीं टूटते हैं। लिथियम का नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड देता है जबकि बाकी क्या देते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट्स, ठीक, और साथ में ऑक्सीजन। ये रोक रहा है।